So yesterday we were discussing about the types of the personalities. So personalities, uh, according to this, there are the five type of the personalities. Uh, One is basically regarding the openness. Then the is the conscientiousness and the extroversion, agreeableness, neuroticism. If we combine all these, so this is about a ocean. ओके, तो वी विल डिस्कस वन बाय वन. व्हाट इज अबाउट द ओपननेस? ओपननेस में क्या होता है? वो बहुत ओपन होते हैं, मतलब खुले विचारों वाले होते हैं. ओपन माइंड, willing to listen new ideas and to change their own ideas also. They are very their behavior, or they are so keen to learn new things also. They are not addicted to their thinking or to only one concept. तो वो हर चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी होते हैं. तो कि भाई कुछ भी अगर उनको अच्छा लगता है तो वो उसको अडेप्ट करते हैं, and own ideas or the beliefs and attitude in response to the new formation. And they are obviously the open minded, also the curious people, कुछ जिज्ञासु होते हैं, creative thinking and have flexible attitude also. मतलब उनका जो कुछ ना कुछ नया करने की जो है उनकी इच्छा रहती है, क्रिएटिव माइंड होता है, और साथ ही साथ जो है उनका एटीट्यूड बहुत फ्लेक्सिबल होता है. वो बहुत स्टबर्न टाइप के नहीं होते, वो अपने आप को इजिली मोल्ड कर लेते हैं. ठीक है ना? एंड नॉट फॉलो रूटीन, वांट टू डू समथिंग न्यू. एंड दे आर आल्सो हैव ए ब्रॉड रेंज ऑफ इंटरेस्ट. बहुत काफी चीजों में होता है, ऐसा नहीं है एक ही चीज में, कई सारे फील्ड्स में उनका इंटरेस्ट रहता है. एंड दे आर क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड एंड अदर पीपल एंड आर ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स एंड एंजॉय न्यू एक्सपीरियंसेस. दूसरों को जानने की उनके मन में बहुत ही प्रबल इच्छा रहती है. इसी कारण वो नई नई चीजें सीखना चाहते हैं कि दुनिया में और क्या चीजें हैं और क्या हम सीख सकते हैं. तो दे आर वेरी ओपननेस sort of the people. They are more adventurous and also the creative. So people low in this person, people जो इस personality में जो लो होते हैं, ट्रेट आर ऑफन मच मोर ट्रेडिशनल एंड मे स्ट्रगल विद एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एंजॉय रूटीन लाइफ. है ना? वो एक ही तरह के रूटीन को फॉलो करते हैं, जो अगर इसमें जो इस तरह के लोग नहीं होते हैं. देन नेक्स्ट इज द कॉन्सेंटिनियस. इसमें जो है पर्सन इज ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमिक. वो बहुत सिस्टमिक वे में काम करते हैं, बहुत ही जो है एक तरीके से अपना एक पूरा जो रूटीन है उसी को ही फॉलो करने वाले होते हैं. एंड नंबर ऑफ द गोल्स दैट ए पर्सन फोकसेस ऑन, कंसंट्रेट ऑन गोल्स ऑफ द मल्टीटास्कर. ठीक है, वो उनको अपने काम से ही मतलब होता है. उनको पता है कि आई हैव टू डू दिस थिंग. वो उसी के ऊपर मेनली कंसंट्रेट करते हैं. हाई जो कॉन्सियसनेस पर्सन फोकस ऑन रिलेटिवली फ्यू गोल्स एट वन टाइम. ठीक है ना? तो वो जो उनका मेन जो गोल को माइंड में ही ज्यादा रख के वो काम करते हैं, कि उनको पता होता है कि मुझे ये काम करना है, और वो उन सबको एक सिस्टम वे से करते हुए एक ही टाइम में उन सबको अचीव करने का जो है अपना प्लान करके चलते हैं. बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, सिस्टमिक वे में काम करने वाले बंदे होते हैं. ऑल्सो द केयरफुल, थॉरो, रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, बिकॉज वो फोकस्ड हैं कि उनको ये काम जो है, ये उनका जो है, इसको गोल को एक मान के चलते हैं और उसको अचीव करते ही हैं. सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं. A person with the low conscious nature tends to focus on a higher number of the goals at one time. Disorganized होते हैं, केयरलेस होते हैं, रिस्पॉन्सिबल टोटली अपोजिट होंगे उससे. फिर एक तरह के जो लोग होते हैं वो पर्सनालिटी होती है एक्स्ट्रावर्जन. एक्स्ट्रावर्जन में इट रिफ्लेक्ट्स अ पर्सन कंफर्टेबल लेवल विद रिलेशनशिप, हाउ ही विल टॉक एंड कंफर्टेबल विद अदर. है ना? तो बहुत दूसरों से बहुत एक्स्ट्रावर्जन है, तो बाहरी लोगों से उनका ज्यादा बहुत फ्री रहते हैं, बहुत सोशल होते हैं, सोशिएबल हैं, टॉकेटिव बहुत होते हैं, असर्टिव होते हैं, एंड ओपन टू एस्टेब्लिश न्यू रिलेशनशिप. वो बहुत ही एक्सट्रोवर्ट होते हैं, मतलब दूसरे बाहरी जो
उनके साथ अपने जो है संबंध बनाने की बहुत ही उनकी वो रहती है कि दूसरों के साथ अपना जो है रिलेशनशिप अच्छा बना के चलें, उनके बारे में ध्यान रखते हैं। तो जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जो उसके अपोजिट होते हैं, दीज़ आर द एक्सट्रोवर्ट, एंड इंट्रोवर्ट इसके अपोजिट होते हैं, वो अपने अंदर ही ज़्यादा रहते हैं, बहुत सोशल नहीं होते हैं, कम बोलते हैं, लेस टॉकेटिव होते हैं, लेस असर्टिव होते हैं, रिजिड होते हैं, शाई होते हैं, मतलब वो सिर्फ अपने से ही मतलब होते हैं, ज्यादा शर्मीले टाइप के होते हैं, बहुत ही मतलब अपने ही आप में जो है खोए रहने वाले पर्सन होते हैं। देन एग्रीएबलनेस वाले जो पर्सनालिटी होती है, उसमें होता है इट रेफर्स टू अ पर्सन एबिलिटी टू गेट अलोंग विद अदर्स। वो दूसरों के रंग में रंगने वाला बंदा होता है, बहुत ही काइंड हार्टेड होता है, गुड नेचर, वेरी हेल्पफुल, एंड ऑल्सो द ट्रस्टफुल पर्सन। सो द हाईली एग्रीएबल पीपल वैल्यूज हार्मनी मोर देन दे वैल्यू हैविंग देयर से ऑन देयर वे। मतलब वो जो आपस में जो समता के साथ रहने में सौहार्द वाले होते हैं, जो दूसरों का बहुत ही ध्यान रखते हैं, एंड दे आर वेरी कोऑपरेटिव एंड द ट्रस्टिंग अदर्स ऑल्सो, बहुत विश्वसनीय और दूसरों के जो है साथ देने वाले होते हैं। और जो इस तरह के लोग नहीं होते हैं, जो लो होते हैं एग्रीएबलनेस में, वो फोकस मोर ऑन देयर ओन नीड्स rather than the needs of the other people। तो वो अपने आप में ही जो है सिर्फ अपना अपना मतलब निकलने में ही विश्वास करते हैं, लेकिन जो अपने इच्छा छोड़ के दूसरों के ऊपर ध्यान रखते हैं, वो इस तरह की पर्सनालिटी होते हैं। उसके बाद है न्यूक्रिटिज्म वाले जो पर्सन होते हैं, वो अपना दे एबिलिटी टू कोप विद द स्ट्रेस। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, तो वो अपने आप को जो है ढाल लेते हैं, अपने आप को कंट्रोल करना जानते हैं, और बहुत ही उनका जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, वो अपने इमोशंस को बहुत ही कंट्रोल करने वाले होते हैं, शांत रहते हैं, काम रहते हैं, कुछ नया करने की इच्छा भी रहती है, बहुत एंथ्यू होते हैं, और साथ ही साथ बहुत ही सिक्योर टाइप के होते हैं। और जो अपने मानसिक स्तर पर जो कम रहते हैं, अपने इमोशंस को इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाते, बहुत ही जल्दी एंग्जाइटी हो जाती है, एंग्शियस हो जाते हैं, बहुत ही स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल इसके अपोजिट तरह के होते हैं। तो वो नर्वस, डिप्रेस्ड या इनसिक्योर इस तरह के जो है लोग होते हैं। तो ये हमने देखा 5 हमारी पर्सनालिटी जो थी, ओपननेस, कॉन्सियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस और न्यूक्रोटिज्म। तो ये हमारी थी। उसके बाद जो एक हमारे फ्राइड हमारे थे साइंटिस्ट, कह सकते हो आप, वो ही उन्होंने उनके अकॉर्डिंग उन्होंने पर्सनालिटी को अपने हिसाब से, सिगमंड फ्राइड जो थे, उन्होंने अपने हिसाब से बताया कि जो पर्सनालिटी होती है, वो आप उनको अलग अलग जो है स्टेजेस पे वो अलग अलग तरह की होती है। तो उन्होंने जो है डेवलपमेंट उम्र के हिसाब से पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने क्लासिफिकेशन करी थी। तो उन्होंने जो था बताया था कि अलग अलग एज ग्रुप पे होती है। तो 1 साल के बच्चे तक जो उसकी स्टेज जो उन्होंने बताई थी, ओरल स्टेज होती है, जो कि एक इन्फेंट पैदाइशी वाले बच्चे से 1 साल इन्फेंट ग्रुप में होती है। फिर उसको 2 से 3 साल वाले बच्चे को उन्होंने एनल स्टेज को बताया था, 3 से 6 साल के बच्चे को उन्होंने फैलिक स्टेज को बारे में नाम दिया था। देन 6 साल से लेके जो प्यूबर्टी का जो स्टेज होती है, जो किशोर अवस्था वाली जो होती है, दैट इज अ लेटेंसी स्टेट। एंड उसके बाद जो है पूरा उसका एडल्ट हुड तक आप कह सकते हो, बेसिकली दैट इज अ जेनिटल स्टेट बियॉन्ड प्यूबर्टी। ओके। तो इसमें जो होता है ओरल स्टेज में जो बच्चे जो होते हैं, उनका जो सेंटर ऑफ जो अट्रैक्शन कह लो, या जो भी वो प्लेयर जो उनको मिलता है, वो मिलता है अपने माउथ से। तो ओरल स्टेज है। तो आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चे होते हैं, हर चीज अपने मुंह में डालना शुरू कर देते हैं, अंगूठा अपने मुंह में डाल रहे हैं, या जो भी चीज मिलेगी वो अपने मुंह में उसको डालना शुरू कर देते हैं। तो सकिंग है और कुछ भी है, घुटने के बल चलना शुरू करता है, तो अपने कोई भी पड़ी हुई चीज डालेगा। तो ये ओरल स्टेज होती है। उसके बाद एनल स्टेज होती है। तो वहां पर उस टाइम पे बच्चे को हम लोग पॉटी ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं कि यू हैव टू गो टू द वॉशरूम, देन आप जो है तब ध्यान रखोगे। तो उसको सुसु पॉटी की ट्रेनिंग जो आप देते हो, तो 2 से 3 साल के बच्चे के उसमें जो होती है, वहां पे उसको हम एनल स्टेज के बारे में मानते हैं। फिर जो होती है हमारी फेलिक स्टेज जो होती है, वो हमारी बेसिकली इसमें जो होता है
बेसिकली अपोजिट की तरफ ज़्यादा सेक्स की तरफ ज़्यादा उसमें रहता है। तो जो बॉयज़ होते हैं वो अपने मदर की तरफ उनका ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है, जो गर्ल्स होती हैं उनको फादर की तरफ से ज़्यादा रहता है। तो ये 3 से लेके 6 साल तक की एज ग्रुप में होता है, तो ये उसमें अपोजिट उसमें जो है उनका अटैचमेंट होना शुरू हो जाता है। देन टिल द प्यूबर्टी फ्रॉम द 6 इयर्स टू द दैट इज द लिटेंसी स्टेज। इन द लिटेंसी स्टेट चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, तो वो अपने लुक्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं बेसिकली। आप अपने आप को कि भाई मैं अच्छी लगूं, है ना, वो आपने देखा होगा कि भाई उस समय वो अपने आप को पैम्परिंग में या अपने आप को अच्छे से उसमें ड्रेसेस के ऊपर है, अपने जो है लुक्स के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा उनका जो है ध्यान रहता है। देन फ्रॉम द प्यूबर्टी टिल द एडल्टहुड स्टेज दैट इज अ जेनिटल स्टेज, तो यहाँ पर जो है अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। तो वो दूसरे जो इसी स्टेज में बेसिकली आपकी मैरिज या चाइल्ड बर्थ वगैरह ये सब जो है स्टार्ट होता है। तो दीज आर द 4-5 स्टेजेस जो इसके अकॉर्डिंग टू पर्सनालिटी उन्होंने उसके बारे में स्टेजेस बताई थी अकॉर्डिंग टू द सिगमाइड फ्राइड। देन द दीज आर द यस ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंट एंड जेनाइटल। ओके, सो इसमें जो स्टेजेस में भी उन्होंने माइंड के साथ भी इसका जो थोड़ा सा बताए थे। तो जो हमारी ओरल स्टेज में वहां पर ईगो डेवलप शुरू होनी हो जाती है, एंड ड्यूरिंग द फैलिक स्टेज सुपर ईगो स्टार्ट्स डेवलपिंग। ओके, सो वो अभी हम देखेंगे व्हाट इज दिस ईगो एंड द व्हाट इज द सुपर ईगो। देन द अदर साइंटिस्ट आल्सो नेम विद द एरिक्सन, अकॉर्डिंग टू him he basically divide more stages of the personality. So he divide that stages according to the psychosocial development of a person. So till the 1 year or 1.5 year, from infant to the till the 18 months of age, so the psychological crisis or the task is there is a trust or the mistrust, because जो बच्चा होता है, छोटा होता है, वो पूरा अपनी मदर के ऊपर होता है, पूरा उसको विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है। उसको नहीं आप हवा में उछाल रहे हो तो उसको कोई डर नहीं होता, वो गिरेगा या कुछ भी, आप कैसे भी उसको करोगे। तो लेकिन यहाँ पर ट्रस्ट और मिसट्रस्ट का भी कई बारी जो है ट्रस्ट जो है होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे वर्च्यूज, जो हमारे सॉर्ट ऑफ वैल्यूज आप कह सकते हो जो डेवलप होती है, यहाँ पे हमारा होप, कि एक हमारा होप जो है डेवलप होनी शुरू हो जाती है। देन द टिल ऑफ द 3 इयर्स, वहां पे हमारा जो है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम या डाउट जो है, वहां पे बहुत बच्चे क्वेश्चंस बहुत करते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत बहुत आर्गुइंग टाइप के होते हैं, बहुत ही इंक्विजिटिव होते हैं। तो वहां पे विल जो है उनका डेवलप होना शुरू हो जाता है। देन द 3 to 5 years एज में दे हैव द इनिशिएटिव वर्सेस गिल, वो कुछ नया सीखने का उनमें बहुत ही इच्छा रहती है, बहुत इनिशिएटिव होते हैं जो भी है। लेकिन अगर उसका नहीं होता है अपोजिट, उसका गिल्ट डेवलप हो जाता है, और वहां पर उनका जो वर्च्यू डेवलप होता है, दैट इज बेसिकली द पर्पस। देन द टिल द 13 years, फ्रॉम द 5 to the 13 years, दे हैव द इंडस्ट्री वर्सेस द इंफीरियरिटी। तो यहाँ पर कई बारी जो बच्चों में आपने देखा होगा कि बहुत, या तो बहुत ही अच्छे कॉम्पिटिटिव सॉर्ट ऑफ हो जाते हैं, सॉर्ट ऑफ द मतलब इंडस्ट्री में जो अपना वो अपना बनाते हैं, या फिर उन्होंने बहुत इनफर्टी कॉम्प्लेक्स भी डेवलप हो जाता है, बिकॉज ये प्यूबर्टी के आसपास का होता है। और यहाँ पर ही कॉम्पिटेंसी जो वाला जो होता है वो डेवलप होता है, कि उनको कंपटीशन में, अब वो वर्ल्ड में आ गए हैं, उनको अब करना ही होता है, कि इस स्टेज के बाद उनको पता है। देन द टिल द 21 years, वो अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, अगर वो नहीं बनती वो बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं, और वहां पे हम उनको जो इनका जो वर्च्यू डेवलप होता है, दैट इज द फिडिलिटी। तो इसके बाद जो हमारी जो स्टेजेस आती हैं वो हमारी आती हैं 39 years तक की। 39 years तक की जो हमारी जो होती है, इसमें हमारा इंटीमेसी, मतलब बिकॉज ये आपकी जो मैरिज की स्टेट होती है, और इसके बाद आप अपना अ, एक लाइफ पार्टनर को ढूंढ लेते हैं। कोई कुछ बोल रहा था क्या?
Yes, Anyone? ma'am. I was saying, what is fidelity here? फिजिलिटी इट्स बेसिकली अपनी जब आइडेंटिटी आपको करते हो तो आप एक अपने आपको जो है फेथफुलनेस की तरफ आप अपने आप को होना शुरू हो जाते हो। बेसिकली आप अपने कुछ पार्टनर्स को ढूंढ रहे हो या दूसरे के साथ जब आप रिलेशनशिप बनाते हो, आप अपनी एक आइडेंटिटी बनाते हो, तो वहां पे आपका फेथफुलनेस जो होती है, आप अपने आप को बहुत ही एक्यूरेट या जो भी आप ओरिजिनलिटी है आप उसको यहाँ पर अपने आप को डेवलप करना शुरू कर देते हो। बेसिकली दैट इज रिलेटेड टू हेयर। ओके। Okay. वैसे तो उसका मीनिंग आप समझते हो कि रिलेशनशिप बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, बट हेयर इसका बिकॉज आपका जो फेथफुलनेस है, आप अपना जो आइडेंटिटी कर रहे हो, तो बेसिकली वो आपकी अपनी पर्सनालिटी के लिए यहाँ पर बताया कि हाउ यू आर एक्यूरेट एंड हाउ यू आर सो ओरिजिनल। सो दूसरों से रिलेशनशिप, क्योंकि आप नेक्स्ट स्टेज में आप रिलेशनशिप डेवलप करना शुरू कर देते हो, तो यहाँ पर आपकी फिडिलिटी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। ओके। then the in the next stage till the 39 years age you develop the intimacy or the isolation, because इस stage में आपको मैरिज स्टेट है आपकी, जो उसमें फिर आपको लव जो है वो क्रिएट होता है। then the 40 to 65 there is a generativity and the stagnation, मतलब बहुत ही आपको लगता है कि अभी एक्टिविटी रहती है कि भाई अभी बहुत काम करना है, बच्चों के लिए करना है, फैमिली के लिए करना है, वो सब है। उसके बाद आपका नहीं तो फिर स्टिलनेस आती है, तो उससे पहले ही इस तरह का रहेगा। तो दूसरों के प्रति आप यहाँ पर पहले अपनी फैमिली बताइए, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा दूसरों की तरफ, केयर की तरफ आपका ध्यान आना शुरू जाता है, बिकॉज आपको लगता है कि अब मेरी एज जो है हो रही है, आई हैव टू मुझे बाकी लोगों के लिए उसको जो है इतना इतना प्रोडक्टिव होना ही चाहिए कि उनको अब मैं अपना अपना ध्यान ना रखे, दूसरों का मैं जरूर रखूं। देन द फ्रॉम द 65 एंड द ओल्डर द इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, दे वांट कि हाँ सब कुछ में जो है एक इंटीग्रेशन फैमिली में रहे, और नहीं तो फिर आप जो डिस्पेयर वाली जो फीलिंग है आपकी वो भी आ जाती है। और यहाँ पर आपका विजडम है, क्योंकि बाद में ही आपको ध्यान आता है कि आपने जो बेसिकली क्या खोया क्या पाया सॉर्ट ऑफ थिंग वाली जो होती है ना, जब हम हमें अपने ध्यान आता है कि नाउ यू हैव टू गो टुवर्ड्स अ गॉड पाथ एंड वॉट एवर द थिंग्स ना। तो ये उन्होंने अलग अलग स्टेजेस पे एरिक्सन के अकॉर्डिंगली था। नाउ द वी विल डिस्कस अबाउट द कॉग्निटिव साइकोलॉजी। Cognitive is basically related to what? Anyone? Mind, ma'am. Yes, mind basically. मतलब अब यहाँ पर इंटेलिजेंसी की हम बात करेंगे। इट्स बेसिकली कॉग्निटिव रिलेटेड टू सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंसी। Okay, so cognitive psychology basically is the growth and the development of your intelligence abilities, and it involves the following things: the sensation, the perception, the attention, the memory, the learning and the thinking। क्योंकि किसी चीज को समझने के लिए आपको ये सारी स्टेजेस जो है चाहिए होंगी। तो cognitive psychology includes all these uh, uh, basically Myers or the topics. So the cognitive psychology is basically the branch of the psychology dedicated to studying how people think, दूसरों को आप समझने के लिए, बिकॉज अब आप यहाँ पे आप अपनी इंटेलिजेंसी को यूज करते हुए ही हर चीज को एनालाइज करने के लिए यू स्टार्ट यूजिंग योर ब्रेन ना। सो द कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी फोकसेस ऑन हाउ द इंटरेक्शंस ऑफ थिंकिंग, इमोशन, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज अफेक्ट। ओके। तो ये सारे जो आपको इंट्रैक्शंस करते हो, तो ये सारे आपका रोल प्ले जो होता है वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में ही होता है। तो यहाँ पे हमारा जो ब्रेन का हम हायर लेवल, क्योंकि इंटेलिजेंसी की बात है, हम हायर लेवल ब्रेन की बात करेंगे। तो यहाँ पर by which we can become aware of and understand the world around us, because यहाँ पे हम एनालाइज करते हैं क्या सही है क्या गलत है, नई चीजें सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वहां पे आप एनालाइज भी करते हो, समझते भी हो। तो यहाँ पे हमारा हायर लेवल जो है ब्रेन का यूटिलाइजेशन होता है। So cognitive comes from the Latin word basically the cognito, which means the apprehend or to understand. Okay, so the cognitive process are those activities in which a person is expert from the initial stage of the life, जैसे कि स्विमिंग सीखते हो, डांसिंग सीखते हो, तो जो यहाँ पर अलग 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 कुछ नई चीजें आप सीख रहे हो,
तो वो आप इनिशियली बचपन से लेके आपने जो भी कुछ कुछ हम चीजें सीखते हैं, जैसे हम लोग तो यहाँ पर है ना स्कूल्स में बच्चों को भेजना शुरू कर देते हैं कि जाइए आप सीखिए, पहले आप जो है फोनेटिक्स सीख रहे हो, उसके बाद आप प्रॉपर एबीसीडी सीखोगे, फिर आपके और सब्जेक्ट्स डेवलप होते जाते हैं ताकि आप हर चीज को और अच्छे से समझते रहो। तो अलग अलग स्टेजेस पे क्यों आप टू नो मोर थिंग्स और टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड कि आप अपने लाइफस्टाइल को कैसे जीने, तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप इन सबको कैसे यूटिलाइज करोगे। तो फर्स्ट इज द सेंसेशन। सेंसेशन इज बेसिकली व्हाट, आप अपने सेंसरी ऑर्गन से ही हर अपने जो है डिटेक्ट करते हो कुछ भी एक्स्ट्रा, जो भी आपके एनवायरनमेंट में कुछ भी चीज है उसको आप परसेप्ट करने के लिए यू बेसिकली सेंसेशन होगी, पहले मैसेज आएगा तो आप उसको क्या करते हो, अडेप्ट करते हो। तो सेंसेशन यहाँ पर हमारी जो होती है एक्चुअली विद द सेंसरी ऑर्गन्स ही होगी। तो सेंसेशन इज एन इनपुट अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड, है ना, अपना एनवायरनमेंट से आपके बॉडी के अंदर एक मैसेज जाएगा। तो व्हाट इज दैट, बेसिकली दैट इज द सेंसेशन और द प्रोवाइडेड बाय द सेंसरी रिसेप्टर्स। आपके सेंसरी ऑर्गन्स उस जो मैसेज को आपके अंदर की तरफ भेजेंगे। एंड द इंफॉर्मेशन थ्रू द 5 सेंसरी ऑर्गन्स व्हिच आर दोस, द टेस्ट, द टच, द साइट, द स्मेल एंड द हियर। उसके लिए हमारे ऑर्गन्स जो हैं कौन से हैं, आईज, ईयर्स, आर टंग, आर स्किन, आर नोज, है ना। तो ये सारे हमारे स्टिमुलेट करते हैं किसी भी एक एक्शन को, और वो हमारे अंदर उसके अगेंस्ट जो है वो जाता है और फिर उसके उसमें रिएक्शन होता है। तो एक प्रोसेस होता है, ठीक है। आपको पहले किसी भी इंफॉर्मेशन को यू हैव टू डिटेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, देन उसको एनकोडिंग द इंफॉर्मेशन, वो अंदर आपके जा रही है, उसको जो है न्यूरॉन से ही बेसिकली सिग्नल जो है वो आपके कहाँ जाएगा, आपके ब्रेन में जाएगा, थैलेमस ने रिसीव किया। फिर उसके बाद जो है आपके सेंसरी एरियाज हैं आपके कॉर्टेक्स में, ब्रेन के अंदर हमारे सेरिब्रम के अंदर, वहां पे कॉर्टेक्स है, फिर उसको वो एनालाइज भी करेगा। तो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू डिटेक्ट द पर्टिकुलर स्टिमुलाई, है ना। जो भी मैसेज जाता है, हर मैसेज को रिसीव करने के लिए किसी का एक अलग अडेप्टर सॉर्ट ऑफ है कि वो उसको समझता है, उसको जो है उसका कोड वहां पर जाएगा और वो उसको समझेगा कि क्या मैसेज आया है। तो हमारे किस तरह के सेंसेशन होते हैं, तो जैसे कि क्वालिटी है कि आपको ठंडा या गर्म लग रहा है तो आप अपने स्किन से करोगे, रेड और ब्लू, व्हाट आर द कलर, है ना। आपका टेस्ट स्वीट है, सॉल्टी है, ऑल्सो द इंटेंसिटी, ऑल्सो जो कानों से आप सुनते हो कि बहुत लाउड वॉइस है, कोई थ्रेशोल्ड मतलब लाइट है, व्हाट टाइप ऑफ, और उसका ड्यूरेशन भी किसी भी चीज का आप दे सकते हो, व्हाट द लाइट का है या साउंड का है, टेम्परेचर का है। ओके, द स्पेसिफिक स्टिमुलाई, टंग, सबके अपने काम बटे हुए हैं, सबका अपना अपना काम है अकॉर्डिंग टू, टेस्ट का अलग करेगा, सुनने का अलग करेगा, विजन का अलग करेगा। तो आफ्टर गेटिंग द सेंसेशन देन देयर इज अ परसेप्शन। अब उसको हम समझते हैं कि हमें जो है वो मैसेज जो मिला था वो क्या है, दैट इज अ बेसिकली द परसेप्शन। तो एक ही चीज के, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। कोई मैसेज आया, अरे मुझे ना आवाज आ रही है अभी बाहर से, लगता है बाहर है ना कोई ना लाइक कहोगे कि शादी हो रही है, कितने सारे बहुत लोग हैं, कोई कहेगा नहीं नहीं दंगे हो रहे हैं, वो बहुत ज्यादा पब्लिक है, कुछ कियोस हो गया है, भागो। सो हर कुछ भी आप उस चीज को, सेंसेशन को आप उसको जो भी रिसीव करते हो, तो देन यू हैव टू परसेप्ट, एंड परसेप्शन इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सेंसरी स्टिमुलाई टू द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, है ना। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग समथिंग दैट वी सी और हियर इन our mind and use it later to judge and give a verdict on a situation, person, group, etc. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आपको कुछ भी चीज परसेप्ट हुई, या जैसे आपको स्मेल आ रही है, ओहो लगता है कि आज तो, अरे नहीं घी की स्मेल आ रही है, कोई पकोड़े तल रहा है, अरे नहीं हलवा बना रहा है, वट एवर द एग्जाम्पल, तो वो आप उसको फिर परसेप्ट करते हो। सो द परसेप्शन इज अ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस बाय विच इंटरप्रेट आवर सेंसरी इनपुट। जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स ने एक इनपुट हमारे जो अंदर डाला था, तो उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, दैट इज बेसिकली द परसेप्शन। दिस इज अ definition given by the Edmund Fantino. Okay, so in case of perception we process information and make out the meaning of the stimuli available to us. तो जो भी हमारे पास स्टिमुलाई आया है सेंसरी के, उससे
उसके बाद हम उसको इंटरप्रेट करके उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करते कि वो क्या होगा, वो क्यों है. So everyone have different perception. Like in the example, one is saying the 6 and other one is saying it's no, it's a 9. So divided into the 6 types. की sound है, touch है, speech है, आपका जो सोशल वर्ल्ड है, आपको इट परमिट्स पीपल टू अंडरस्टैंड अदर इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप ऑफ देयर सोशल वर्ल्ड, की आप इसी कंट्री में रह रहे हो, अभी कनाडा वाले क्या सोच रहे हैं कि ईरान इराक की जो अभी जो यहाँ पर जो अभी वॉर हो रहा है, कोई अलग उसको इंटरप्रेट करेगा, कोई अलग करेगा, हमारी कंट्री वाले अलग करेंगे, तो सबका एक अलग होता है. तो व्हाट एंड इट आल्सो डिवाइडेड इनटू द टेस्ट, अदर सेंसेस आल्सो, द सेंसेशन फेल्ट इन द थ्रोट, एब्डोमेन पेन, बैलेंस, ये भी इसमें इंक्लूड होते हैं. तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो परसेप्शन को आपको उसको इफेक्ट करते हैं, जो आपका जो परसीवर है, जो उसको रिसीव कर रहा है बेसिकली, वो किस तरह का एटीट्यूड है, उसका क्या मोटिव है, उसका इंटरेस्ट किस तरह से है, देन व्हाट ही एक्सपीरियंस विद दैट स्टिमुलाई एंड व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन. तो ये भी सारे जो है फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं. देन व्हाट इज द टारगेट ऑफ द पर्सन, कि भाई अगर आपको उसका कुछ मीनिंग निकालते हो या कुछ भी इंटरेस्ट होता है, लेकिन व्हाट इज द पर्पस, बेसिकली व्हाट इज योर टारगेट, एंड ऑल्सो द फैक्टर्स इन दैट सिचुएशन, कि आपको आप जिस सिचुएशन में बैठी वगैरह, अभी मैं बैठी हुई हूँ, यू आर लर्निंग समथिंग, आई एम गिविंग द लेक्चर, लेकिन अभी कोई साथ में साउंड हो जाएगा, मे बी वो आपके लिए बड़ा मीनिंगफुल है, लेकिन कुछ लोगों को डिस्टर्बिंग लगेगा कि अरे आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू लिसन, दे आर सम बैकग्राउंड साइंस आर गोइंग ऑन, लेकिन कुछ लोगों को लगेंगे ओवरकम, नो इट्स ओके, क्योंकि बिकॉज इट्स ऑनलाइन सेशन, समटाइम्स इट हैपेंस, मे बी किसी को आवाज आ रही होगी, किसी को नहीं आ रही होगी, किसी का नेटवर्क, तो ऑल ये इस तरह के जो है कुछ ना कुछ सबके अपने अपने जो दीज आर द फैक्टर्स. एंड परसेप्चुअल प्रोसेस आल्सो, जो रिसीव कर रहा है, तो वो उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, पहले तो देने वाला, फिर रिसीव करने वाला. तो रिसीविंग इस केस में है कि आपने फिर उसको आपने क्या सिलेक्ट किया है, कि यहाँ पर उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंगली दे सिलेक्टेड, नो दिस इज दिस, दिस इज दिस, फिर वो अपने हिसाब से अपना जो भी इंटरप्रिटेशन बताएंगे उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, इंटरप्रिटिंग करेंगे, एंड उसके अकॉर्डिंग वो फिर कुछ भी रिएक्शन करेंगे, या उसका जो है रिस्पॉन्स देंगे उसके अगेंस्ट, व्हाट आर द स्टिमुलेट दे आर गेटिंग. तो सेंसेशन वर्सेस जो परसेप्शन का जो डिफरेंस है यहाँ पे ये बताया है कि व्हाट इज सेंसेशन, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ द रिसीविंग इंफॉर्मेशन via our five sensory organs, which can then be experienced and interpreted by the brain. मैसेज आया आपके जो है ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, और वो आपके आगे किसको गया, आपके मस्तिष्क को गया, वो उसको आगे समझेगा क्या है. और परसेप्शन क्या है, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड थ्रू द फाइव सेंसेस अकॉर्डिंगली. अब वो मैसेज जो ब्रेन तक गया, अब उस मैसेज को ब्रेन समझ रहा है कि भैया ये क्या था, ठीक है ना. द सोर्स इज द स्टिमुलाई ऑब्टेन फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन. सेंसेशन में क्या है, सेंसरी ऑर्गन से आपको जो है वहां से स्टिमुलाई आएगा, और परसेप्शन में वो जो इंफॉर्मेशन जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स देंगे ब्रेन को आया है, तो वो फिर उनसे उसका जो है डेवलप करेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा. तो सेंसेशन से आपका परसेप्शन आएगा, और परसेप्शन कहाँ से आएगा, वो आपका सेंसेशन से आएगा. तो दोनों एक दूसरे पे ही जो है एक तरह से रिलेट करते हैं. एंड जो सेंसेशन है वो जनरल बायोलॉजिकल प्रोसीजर ही है. ऑब्वियसली हम अपनी कुछ भी ज्ञान को प्राप्त करते हैं, कुछ भी तरह का होगा, जो भी है वो हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से ही करते हैं. और जो परसेप्शन होता है वो हमारा यहाँ पर साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी होता है, कि आपने जो मान लो अभी आवाजें सुनी, लेकिन आपने उसको एनालाइज किया, क्योंकि आपको कभी पहला ऐसा जो एक्सपीरियंस रहा होगा, या आपने कभी उसको कहीं पे उसका पढ़ा होगा, कुछ भी इस तरह का है, तो आप उसको समझने का जो है अंतर जो है कर सकते हो कि वो किस तरह का था. ठीक है. देन द अटेंशन. Attention is what next after the cognitive psychology, in the sensation perception, next point is the attention. Attention is basically then you have to concentrate or focus on that particular stimuli, कि जो आया था, ये था, उसने ब्रेन ने तो उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद था अटेंशन, आपका फोकसिंग वहां पर हुई.
तो attention basically is a concentration on that particular object or any the stimuli. It may be one or many. For example, यहाँ पे दिया हुआ है कि you are standing in a market and have to buy only apples and you want to see only apple शॉप, है ना, बहुत सारी चीजें आपको, ऑरेंजेस भी दिख रहे हैं, मैंगो भी दिख रहा है, वाटरमेलन भी दिख रहा है, बट आपको बहुत सारी आपकी आईज दे आर ऑब्जर्विंग, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द मार्केट, बट नाउ योर अटेंशन इज ओनली टुवर्ड्स, क्योंकि ब्रेन को मैसेज गया कि भैया घर से मैसेज आया है कि फोन आया है कि आपको जो है एप्पल्स लेके आना है, तो आप वहां पर सिर्फ आपकी फोकसिंग एप्पल पे ही रहेगी, ओनली ऑन दैट पर्टिकुलर. देन देयर आर द टाइप्स ऑफ द अटेंशन. What are the types of the attention? Basically the involuntary attention, the voluntary attention. Involuntary attention में क्या होता है कि you are sitting in a class like this and want to focus on the study, पर अभी loud noise आएगा, अभी मेरे घर में पीछे से बहुत सारी आपको आवाजें आने वाली हैं, तो आपको जो है but still आपकी जो फोकस है इज गोइंग रिपीटेड टू दैट नॉइज, आपका जो है ध्यान भटक जाएगा, उस तरफ इनवॉलेंटरी की तरफ चला जाएगा, है ना, आप नहीं चाहते भी आपका जो है अटेंशन उधर डाइवर्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली और अटेंशन गोज देयर. बट वॉलंटरी अटेंशन, यू आर सिटिंग, बोरिंग लग रहा है, पता नहीं मैम क्या पढ़ा रही हैं आप पे यार, मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा, आज जितने 2-3 दिन हो गए, बट ये साइकोलॉजी तो आई डोंट नो, आप ऑनलाइन क्लास है, पीछे से कुछ और वो चल रहा है, फोन आ गया है, व्हाट्सएप सर्चिंग, टीवी देकिंग एंड व्हाटएवर द थिंग, तो वो दैट इज अ वॉलंटरी अटेंशन. इफ यू फीलिंग बोर एंड यू हैव सिटिंग इन अ क्लास एंड कंप्लीट फोकस ऑन स्टडिंग ऑन दैट टीचर, है ना, तो वो एक बारी इनवॉलंटरी वॉलंटरी कि आप अगर चाहोगे कि नहीं यू हैव टू फोकस ऑनली दिस, मेरा पेपर आ रहा है मुझे करना है, तो आप पूरी फोकसिंग यहीं पर ही करोगे. ओके तो बहुत सारे फैक्टर्स आपके जो है इसको अफेक्ट करते हैं, द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल. एक्सटर्नल जैसे कि कुछ भी है, पीछे से बहुत शोर आ रहा है, शराबा आ रहा है, वॉट एवर द नेचर है किस तरह का जो है, एंड द इंटेंसिटी ऑल्सो, बहुत तेज आवाज आएगी तो आप ऑब्वियसली होगे, या जैसे लाइट वगैरह का है यहाँ पे, या साइज वगैरह का है, वॉट एवर द थिंग्स, लोकेशन है आपकी, इफ अ थिंग इज इन फ्रंट ऑफ योर आईज एंड वी विल गिव यू मोर अटेंशन, है ना, अगर बार बार आपकी मेरी स्क्रीन पे कुछ और अगर आएगा तो आपकी अटेंशन ऑब्वियसली हो जाएगी. एक्सटर्नल फैक्टर्स है, न्यूज पेपर फ्रंट लाइन जैसे कि यहाँ पर है, रिपीटिशन है, आप मार्केट में जा रहे हो, बड़े बड़े वो बार बार, जैसे टीवी में होता है ना, बार बार आजकल तो बहुत ही उसमें एड्स आनी शुरू हो जाती हैं, वो आपकी अटेंशन को डाइवर्ट करे. आप यूट्यूब पे कोई चैनल लगा के बैठे हो पढ़ने के लिए, लेकिन इतने में फिर कुछ ना कुछ आ जाता है कि गर्मी में पीजिए सॉर्ट ऑफ एनी कोल्ड ड्रिंक एड व्हाटएवर. तो ये होते हैं इंटरनल फैक्टर्स जो हम अपने आप ही हमारे फिजिकल और मेंटल आप कह सकते हो, है ना, कि भाई इंटरेस्ट, जैसे पर्सन इंटरेस्ट है कि मैं बहुत अच्छे से यहाँ पर जो है इंटरनल फैक्टर, स्टाइलिश ड्रेसिंग करना, मोटिवेशन जो है क्रिकेट मेकअप व्हाटएवर, मेंटल स्टेट है आपकी, और आपके अंदर का जो एम है कि आपको वहीं पर टेंशन फोकस करनी है, यू हैव टू क्रैक द नेट एग्जाम, स्पेशली द JRF ऑल्सो, तो यू आर totally focus, your attention is totally on that thing, yes, and also the meaningful also, so those are the factors involving in the attention. Then the after the attention, here is the what learning. So in the learning, it is a what it is acquisition of the habits, knowledge and the attitude. आपने जो भी कुछ सीख रहे हो तो वो क्या है, आप कहाँ से सीखते हो, जो आपने जानकारी ले रखी है, या आपकी कुछ कोई आदत है, या आपका एटीट्यूड है ना कहीं से आप कुछ ना कुछ सीख ही रहे होते हो. और जैसे कि आप अपने जो बच्चा है रोड पे जा रहा है अपने दादाजी के साथ, है ना, कोई वहां पे ऐसा नहीं इंस्टीट्यूशनल नॉलेज नहीं है, पर उसके दादाजी कहते हैं नहीं सड़क देख के पार करो, है ना, तो वो भी एक तरह का है. तो उसकी एक हैबिट डेवलप करने के लिए व्हाइल क्रॉसिंग द रोड यू हैव टू सी बोथ द साइड्स, तो एक हैबिट में आ जाती है. या उसको बार बार बोलेंगे, अच्छा घर से बाहर निकल रहे हो तो भैया आप छतरी लेके जाओ इतनी गर्मी है. तो ये कुछ ऐसी लर्निंग्स होती हैं कि वो फिर हमारी एक हैबिट की तरह से, और कुछ होती है लर्निंग्स जो हम अपनी बुकिश नॉलेज लेते हैं, और कुछ होते हैं हमारा एटीट्यूड भी हो जाता है कि हमें जो है करना ही है, तो वो हमारा एक प्रोग्रेसिव बिहेवियर में चेंज होता था, हमारी पर्सनालिटी को भी बहुत इफेक्ट करता है. इट इन्वॉल्व्स अ न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स एंड इट ऑपरेट ऑन द इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स.
कई बारी जैसे है, जैसे कि आप शुरू शुरू में आपने गाड़ी सीखी होगी या साइकिल चलानी सीखी होगी, आप बैलेंस नहीं बना पाते थे, आप गिर पड़ते थे, या आपने गाड़ी सीखी थी, आप स्टीयरिंग पकड़ के उसे मूव करते रहते थे कि कि भाई गाड़ी जो है वो नहीं। लेकिन नाउ अगर अभी आपको कोई कहेगा, आपको अपने आप पता है कि कोई आएगा, आपका ऑटोमेटिकली ब्रेक पे जो है पैर चढ़ जाएगा। इनफैक्ट while also not driving, if you are sitting beside a driver, ऑटोमेटिकली यू ऑब्जर्व कि आपके पैर भी ना, जो स्पेशली जो है कार ड्राइव करते हैं, आपके पैर भी ना अपने आप वहां पे एकदम लगेगा, आपके पैर खुद ही वहां पर जो है ब्रेक की तरफ जाने लग जाते हैं। यही होता है ना। एक इट्स अ जोक ऑल्सो कि while learning the car, inspector or the trainer asks the woman ki ma'am, if you are driving a car and uh, suddenly an old man or your husband or your neighbor comes in front of you, what will you do? What will you hit? To whom you will hit? So she gives the answer like to any person. But he told ki no, not a person. You have to hit your what? Your brake. है ना। तो वो ऑटोमेटिकली लर्निंग आपकी आ जाती है कि आपको पता है, आपको वो बार बार सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी भी है, जैसे अगर मैं आपसे किसी से बोलूं कि ओके कैन यू स्पीक मी अब द 24 अल्फाबेट्स, व्हाट इज इन द इन योर इंग्लिश, तो डू यू नीड टू रिमेम्बर, ऑटोमेटिकली यू कैन स्पीक आउट। और अगर 2 का पहाड़ा बोलूंगी तो आप एकदम से बोल दोगे। अब आपको उसको रिमेम्बर, उसको याद करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली हमारे एक हैबिट में ही डेवलप हो जाता है। तो टाइप्स ऑफ लर्निंग है यहाँ पे, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग है, द थिंग्स विच वी गेट लर्न फ्रॉम द स्टिमुलाई, है ना। जैसे कि अगर कोई ऐसा कुछ एनवायरनमेंट में हो रहा है, अगर आपको लग रहा है अरे बिजली कड़क रही है, यस आपको पता है कि बिजली कड़की है तो बारिश भी होगी, घर की तरफ जल्दी चलो, या यू हैव टू कहीं पे आपको रुक जाना चाहिए, शेड में आना चाहिए, यू डोंट हैव टू मूव ऑन इन ओपन ग्राउंड, है ना। ये अपने एक उसमें ही है कि भाई आपको अपने आप ही ये चीजें ऑटोमेटिकली आप उनको अडेप्ट करते हो। द परसेप्चुअल लर्निंग ऑल्सो, इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग वी लर्न द थिंग्स व्हिच कम्स इन अवर परसेप्शन। यू आर गोइंग एंड लुकिंग समवेयर, सॉ ए पोस्टर, रीड एंड अंडरस्टैंड इट। आप जाते हो, बड़े बड़े होर्डिंग्स नजर आते हैं, अच्छा ओके ये कुछ होके नया आने वाला है, उनसे आपको बहुत सारी जो है नॉलेज मिल जाती है। विजुअल लर्निंग है, आप बहुत कुछ देखते हो। आप जैसे कि एग्जाम्स के लिए अगर आपको बुक से बार बार पढ़ते हो ना, हमें वो याद नहीं होता, लेकिन हम 2 बार कोई मूवी देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल द शोले, everyone remembers the dialogues कि what which dialogue comes after which one। क्या आपने कभी उसको लेके कॉपी किताब पे लिखे थे वो डायलॉग्स की, जब गए थे वो पिक्चर देखने की, हाँ ये डायलॉग आएगा? नो। तो ये दीज आर बेसिकली, ये देख देख के ही कुछ चीजें होती है, वी कीप ऑन रिमेम्बरिंग। देन द मोटर लर्निंग आर देयर, जो कि हम अपने जो इसमें ऑब्वियसली अपने बॉडी को यूज करते हुए, मोटर हमारे सेंसरी एंड द मोटर ऑल्सो, मोटर जैसे कि डांसिंग वांसिंग करते हो, या आप आसनास करते हो, हम यहाँ पे आसन्स की बात करेंगे, तो वो आप सीख लेते हो, उसके बाद आपको नाम बोला फटाफट कर लेते हो। द प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑल्सो, कि आपको पता है कि भाई अरे ये प्रॉब्लम आई है, उसको कैसे इसको सॉल्व करना चाहिए। नॉट ओनली द मैथमेटिक्स, या कुछ भी इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो आपको पता है कि वो कुछ कि भाई इसको कैसे करना चाहिए, या वॉट एवर द सिलाई कढ़ाई है, कुछ भी है कि भाई ये फंदा उल्टा हो गया, स्वेटर बना रहे हो, ओके लाओ मैं इसको ठीक कर देता हूँ, एनी टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। द एटीट्यूड लर्निंग ऑल्सो, कि आपको पता है कि उसको इन चीजों का है, तो आप अपने एटीट्यूड से भी बहुत कुछ सीखते हो, कि आपको पता है कि वो हमेशा जो है सच बोलती है, उसका एटीट्यूड ऐसे ही, वो आपको उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। द पर्सनालिटी, दिस द टाइप ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन। द पेयर एसोसिएट लर्निंग भी होती है, कि आपको किसी भी किसी चीज को, उसके जैसे हम मसल्स की बात करते हैं कि हमें पता है कि 2 मसल्स हमेशा, एक एंटागोनिस्ट होती है, आइसोगोनिस्ट होती है, अब हमेशा पेयर में काम करती है। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल की बात होती है, हम किसी पीरियोडिक टेबल, मतलब केमिस्ट्री में हमारे होता है, जो कि हमारे जितने भी कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स, उनको याद करने के लिए करते हैं, लेकिन कोई भी चीज को आप पेयर में बहुत आराम से करते हो। आपको पता है बाइसेप्स जब काम करती है तो उसके अपोजिट में कौन सी मसल काम करती है? ट्राइसेप्स करती है। तो ऐसे हम किसी चीज को हम पेयर में भी करते हैं तो बहुत अच्छे से हम सीखना शुरू कर देते हैं। लर्निंग में और बहुत सारे फैक्टर्स हमारे अफेक्ट करते हैं, लाइक द फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइप ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस।
the nature of the learning, the methodology, amount of learning and the meaning of the material. Basically अभी हम आपको learning के लिए ही करा रहे हैं, तो आप अगर मैं सिर्फ अभी मैं विदाउट एनी पीपीटी मैं आपको ऐसे ही पढ़ा रही होती, आप अपने आप ही उसकी एक पिक्चर बना रहे होते, उसको समझ रहे होते, लेकिन यहाँ पर हम पीपीटी की मदद से आप उसको अच्छे से, पिक्चर्स भी आ रही हैं, रिटन मटेरियल भी आ रहा है, आई एम ऑल्सो स्पीकिंग, सो दीज आर द बेसिकली हेल्प्स इन लर्निंग द मेथड्स। जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग मैन एंड मटेरियल इन लर्निंग, ये जो मटेरियल है ये है, और कुछ एक्सपीरियंस से आप बहुत कुछ सीखते हो, जैसे कि पता है कि आपने गरम गरम दूध पिया था, ग्लास को हाथ लगाया था, तो यू नो कि हाथ आपका जल गया था, तो आपको पता है कि जब भी आप अगर ग्लास रखा है उसमें चाहे पानी ना हो तो आप उसको पहले स्लाइटली टच करोगे, इट्स नॉट हॉट ऑन वॉट, है ना, तो आपको पता है गैस के ऊपर कोई भी बर्तन रखा होगा वो गर्म हो सकता है, यू और कीप्स ऑन लर्निंग दीज थिंग्स। उसके बाद जैसे कि अभी हम यहाँ पर मैन एंड मटेरियल इन लर्निंग की बात कर रहे हैं, एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्नर ऑल्सो। अगर मेरी आवाज अच्छी नहीं है, मेरी आवाज बड़ी धीरे धीरे आएगी, प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होगा, मैं बिल्कुल ऐसे ही, मेरा लुक भी ऐसे ही होगा, थक गई मैं बोलते बोलते, और मैं तो सारा दिन ना बहुत थक गई, अब नहीं बोला जा रहा, तो उसका इफेक्ट भी आप लर्नर के ऊपर आएगा, बिकॉज जो बोलने वाला है या जो सिखाने वाला है उसका बहुत इफेक्ट आता है। अगर मेरी आवाज ठीक नहीं है या मैं बहुत लो बोलूंगी, या बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, जैसे कि फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, एज ऑल्सो, एंड अबाउट द इमोशंस। अगर मैं अभी ये बात करके आपको रोते रोते बढ़ाऊंगी या बहुत ज्यादा हंसना शुरू कर दूंगी अननेसेसरी, आपको होगा कि पता नहीं क्या हो गया इसे, है ना, तो these are all the factors which affect the learning, then the memory. Sakshi Pandey is laughing too much. तो बहुत मेमोरी की बात मजा आ रहा, जी, मजा आ रहा। ओके। So next in the cognitive psychology is the memory. Then you have to keep the, after learning you have to memory the things also, तो keeps on remembering, because यही memory आपके स्मृति बनती है, जो कि आपको बाद में जब भी जरूरत होती है, आपको जरूरत पड़ती है, तो there are the three types of the memory, the immediate, the short term and the long term, है ना। तो what is the immediate basically that exists for very less time in our brain, ओनली मे बी फॉर द कपल ऑफ द सेकेंड्स, जैसे कि अभी ये सबको कपल ऑफ सेकेंड्स में आएगा, उसके बाद भूल जाओगे, लेकिन क्या होगा उसके बाद आप इसको रिवाइज करोगे तो आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी का रहेगा। दिस टाइप ऑफ मेमोरी ऑल्सो एग्जिस्ट फॉर लेसर देन इन अवर ब्रेन, नॉट मोर देन 1 or 2 minutes, है ना। फिर यार, लेकिन अगर उसके बाद एग्जाम पे यार कुछ नहीं याद आ रहा, फिर आप उसको सारे 10 years करोगे, सारा आपको रिवीजन क्लासेस होंगी, आपके को मॉक टेस्ट वगैरह होंगे, तो maybe it becomes a long term memory and that exists for much duration in your brain, so maybe stored for the several weeks, months and the years, then maybe you become the teacher, और आप यहीं पे ये पढ़ाओगे तो आपको बिना किसी बुक्स की वजह से आपको सब कुछ याद रहेगा, यस ये था, और आप अपने एक्सपीरियंस से और भी कुछ उनमें एड ऑन करते रहोगे, है ना। तो जो पर लॉन्ग टर्म मेमोरी हो जाती है, जैसे आपको अपना नाम याद है, आप अपना घर याद है, आपको हमेशा अपना घर ढूंढने के लिए आपको गूगल मैप्स की तो जरूरत नहीं पड़ती होगी, आपको अपने इंस्टीट्यूट जाने के लिए, अपने ऑफिस जाने के लिए, दैट्स इज अ बेसिकली लॉन्ग टर्म मेमोरी। मतलब शादी के बाद आपको अपने पेरेंट्स का घर ऑब्वियसली याद रहेगा, कुछ चीजें होती हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी भूल जाते हो, अरे सुबह वो था खाना बनाया, आटा आप किचन में भूल गए, अरे यार फ्रिज में रखना था। तो ऐसे ऐसे भी इतनी ज्यादा शॉर्ट टर्म टाइप ऑफ द मेमोरीज, बिकॉज माइंड बहुत एंगेज रहते हैं बहुत कुछ चीजों में। Then what are the factors affecting memory? Basically the extrinsic factors are there and the intrinsic factors are there. एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में हमारे क्या आते हैं कि आप किस चीज के लिए किसको ये क्या याद रखना चाहते हो, तो मीनिंग बेसिकली द मैटर्स। कुछ ऐसा है कि लैंग्वेज में है, यहाँ पर हिंदी है, इंग्लिश है, एकदम से कि भाई उसका क्या उसको आप याद करने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जो आप बहुत कॉमनली आप उसको कर रहे हो तो अच्छे से याद करते हो, जो नहीं होता उसको याद करना मुश्किल बहुत हो जाता है। देन द अमाउंट ऑफ द मटेरियल ऑल्सो, इतना सारा कोर्स है कैसे याद रखेंगे, है ना। उसके बाद डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं आजकल, अच्छा एक बार रील्स देखने के लिए बैठ गए आपके तो 1 घंटा 2 घंटे कहाँ, अरे यार फिर याद आता है कि नहीं यू हैव टू गो ऑन स्टडिंग ऑल्सो। तो ये डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो कि हमें फिर बार बार जो अपना जो मेन हमारा जो मोटिव है उसे भुला के करते हैं। टाइम रिक्वायर्ड टू वोकलाइज रिस्पॉन्स ऑल्सो, तो ये भी चीजें वो होती है। वर्ड्स विद द शॉर्टर लेंथ आर इजियर टू मेमोराइज बेसिकली, है ना। छोटे छोटे लंबे लंबे शब्द हमें लगता है कि चेकोस्लोवाकिया,
अरे यार उसकी क्या स्पेलिंग थी, अब बोलोगे चाइना तो इजी है ऑब्वियसली, है ना, उसको याद करना तो उसको भी नहीं पड़ेगा, है ना। एक जोक भी था ना ऐसे कि भाई मुझे भूख लग रही है, कि मुझे क्या था कि आ, उन्होंने कहा स्पेलिंग बोल के दिखाओ पहले, तो कि मुझे मैकडी का बर्गर खाना है, मैकडोनल्ड, उसकी स्पेलिंग बताइए पहले, कह रहे हैं अच्छा मुझे ना केएफसी का ही कुछ खिला दो, तो अब मैं उसकी स्पेलिंग बता देता हूँ। तो जो चीजें बहुत इजी होती है आप उसको अच्छे से उसको मेमोराइज कर लेते हो। देन देयर इज द इंट्रिंसिक फैक्टर्स आल्सो, कि जो एज ग्रुप है हमारा 16 to 26 ऑब्वियसली द प्रोडक्टिव ईयर होता है, इसमें आप बहुत चीजें को जितने भी आप कंज्यूम करते हो, जितना भी आपके इनपुट जाता है उनको बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लेते हो। फिर धीरे धीरे मेच्योरिटी लेवल पे आप उसका भी इफेक्ट आता है बाद में। अब आपको कुछ चीजें आप करते हो, अरे यार ये मुझे कभी थी समझ ही नहीं आ रही थी, और ये तो बहुत इजी है, आप उसको बहुत, क्योंकि आपका जो मेच्योर, जितना मेच्योर होते हो वो चीजें थोड़ा सा और इजी भी हो जाती है और आप उनको याद भी रखना शुरू हो जाते हो। और दूसरा आपका विल भी होना चाहिए। देन द मेडिकल कंडीशंस आल्सो, कि अगर किसी को कोई किस तरह की बीमारी है जो नहीं याद रख सकता, वो एक अलग प्रॉब्लम है। इंटरेस्ट की बात होती है, अगर आपके इंटरेस्ट का क्षेत्र नहीं है, किसी को बोलोगे आओ जी योगा कर लो, ये कर लो, ये कर लो, क्या दिमाग खराब कर दिया, वे छोड़ो, उसका इंटरेस्ट नहीं है उस लाइन पे तो वो कुछ नहीं करेगा। और वहीं पे किसी को कहोगे कि आओ चलो आज जिम चलते हैं, अच्छा हाँ चलो चलो, हाँ उधर तो ये भी होता है, जुम्बा भी होता है, तो उसको वो बड़ा अट्रैक्ट है ना, तो वो वहां पे उस अपना उन चीजों को रिकॉल अच्छे से कर लेगा। तो इंटेलिजेंसी लेवल भी होता है, आईक्यू लेवल जिनका अच्छा होता है वो बहुत अच्छे से मेमोरी उनकी होती है। बाकी याद रखने के लिए सब कुछ प्रॉपर एक रेस्ट और स्लीप भी जरूरी होती है, नहीं तो आप सब कुछ भूल भी सकते हैं। देन आफ्टर द मेमोरी, the thinking, and the in case of the thinking we should store knowledge to various solve problems। आप उसको जब सोच विचार करते हो तो उसमें आपकी यूटिलाइज आती है, लॉजिकली बेसिकली उसमें आपकी यूज होती है, फिर आपका डिसीजन मेकिंग बहुत इफेक्ट होता है और बहुत आप कोई प्रॉब्लम भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। सो this is all about psychology, I think so, yes। This is today we covered the whole slide। Okay, so any questions? I don't think so। एक बार मैं और स्लाइड चेक कर लेती हूँ, अगर अभी बताइए किसी का कोई प्रश्न है तो। इतने में किसी की कोई भी अगर क्या हुआ? एक मिनट मैं देख लेती हूँ। आपको दिखाई दे रही है स्लाइड? नहीं, ब्लैंक है मैम। या ओके ओके। मेरी हाँ यहीं तक ही है ये स्लाइड, मैंने दोनों खोल के देख ली हैं, एक बार और मैं चेक कर लेती हूँ। अभी किसी का कुछ और प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। दिस इज बेसिकली स्लाइड आई रिसीव्ड, या ओके। अभी नहीं है मैम। हाँ बस यही अभी तो, यस बिकॉज यू पीपल नीड बेसिकली अभी थोड़ा रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, और फिर भी कुछ क्वेश्चंस